आयुर्वेद के बिना धनतेरस का पर्व अधूरा है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि आयुर्वेद का ज्ञान हमारे भारत की धरती से पूरी दुनिया में कैसे फैला। आज हमने एक और मशहूर पुस्तक पढ़ी जिसका नाम है आयुर्वेदा, द इंडियन आर्ट ऑफ नेचुरल मेडिसिन एंड लाइफ एक्सटेंशन। इस किताब के पेज नंबर 26 पर कुछ बड़ी जरूरी बातें लिखी हैं। इसमें लिखा है, आज से करीब 2500 वर्ष पहले आयुर्वेद का ज्ञान बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से दुनिया भर में फैला। दुनिया में जहां जहां भी बौद्ध धर्म फैला वहां लोगों को आयुर्वेद के बारे में भी जानकारी मिली, और सबसे पहले सेंट्रल एशिया, तिब्बत, श्रीलंका, चीन, जापान और इंडोनेशिया में बौद्ध धर्म के जरिए आयुर्वेद का ज्ञान पहुंचा। आज के दौर में पूरी दुनिया आयुर्वेद को अपनाना चाहती है। अमेरिका में भी आयुर्वेद की लोकप्रियता बहुत बढ़ चुकी है। 2016 में अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने भारत के आयुर्वेदिक संस्थानों से हाथ मिलाया ताकि आयुर्वेदिक तरीकों से कैंसर के इलाज की संभावनाएं तलाशी जा सके। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने अदरक की एक विशेष प्रजाति द्वारा कैंसर के इलाज पर 3574 रिसर्च पेपर्स तैयार किए हैं। एनआईएच ने हल्दी से कैंसर के इलाज पर भी 1161 रिसर्च पेपर्स तैयार किए हैं। अमेरिका ने अदरक के फायदों पर भी 2500 स्टडीज की हैं। अमेरिका ने सौंफ के फायदों पर 668 पेपर्स तैयार किए हैं और जीरे के फायदे पर 582 तरह के शोध किए हैं। अमेरिका में आयुर्वेद की मदद से कैंसर के इलाज पर 8484 शोध किए गए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका में करीब 3 लाख लोग आयुर्वेद का प्रयोग कर रहे हैं और आयुर्वेदिक तरीके से ही अपना जीवन जी रहे हैं। पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और दवाओं से जुड़ा बाजार 6,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। वर्ष 2050 तक आयुर्वेद का बाजार $5 ट्रिलियन यानी 365 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी और दुख भी होगा कि इस वक्त आयुर्वेद का सबसे बड़ा बाजार भारत नहीं बल्कि अमेरिका है। अमेरिका पूरी दुनिया के 41% आयुर्वेदिक उत्पादों का इस्तेमाल करता है। इसके बाद यूरोप का नंबर आता है जो पूरी दुनिया के 20% आयुर्वेदिक उत्पादों का इस्तेमाल करता है। जड़ी बूटियों पर आधारित दवाओं और प्रोडक्ट्स के निर्यात के मामले में भारत चीन से भी पीछे है। चीन पूरी दुनिया में 13% हर्बल प्रोडक्ट्स का निर्यात करता है, जबकि आयुर्वेद की जन्मभूमि भारत से सिर्फ 2.5% यानी 2.5% हर्बल प्रोडक्ट्स की ही दुनिया के बाजारों में पहुंचते हैं। आज हमने आयुर्वेद पर दुनिया की कई अहम किताबों का अध्ययन किया है। इस दौरान हमें पता चला कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश के प्राचीन ज्ञान पर अपना अधिकार जमा लिया। भारत के पुराने शोध को आगे बढ़ाकर अंग्रेजों ने दुनिया भर में अपना नाम कमाया, पैसा भी कमाया और हमारे देश के कई ऋषियों और आचार्यों का श्रेय लूट लिया। 19वीं शताब्दी में जोसेफ कैरपुए इंग्लैंड के एक सर्जन हुआ करते थे। मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में कैरपुए को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने वर्ष 1815 में इंग्लैंड में पहली राइनोप्लास्टी की थी। राइनोप्लास्टी एक तरह की प्लास्टिक सर्जरी होती है जिसकी मदद से नाक को जोड़ा जाता है और फिर उसके आकार में बदलाव किया जाता है। बहुत से लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि कैरपुए ने ही प्लास्टिक सर्जरी का यह तरीका भारत से सीखा था। हमारे देश की विरासत को नकारने वाले और दुनिया के सारे ज्ञान का श्रेय पश्चिमी देशों को देने वाले बुद्धिजीवी इस पर सवाल उठाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों को सर जॉन वॉल्टन और स्टीफन लॉक की किताब द ऑक्सफोर्ड मेडिकल कंपेनियन को जरूर पढ़ना चाहिए। इस किताब के पेज नंबर 771 पर लिखा है कि ब्रिटेन के सर्जन डॉक्टर जोसेफ कैरपुए ने भारत की एक रिपोर्ट पढ़ने के बाद प्लास्टिक सर्जरी पर 20 वर्षों तक रिसर्च किया। रिसर्च के दौरान हमने एक और किताब पढ़ी जिसका नाम है प्लास्टिक सर्जरी ऑफ हेड एंड नेक। इस किताब के पेज नंबर 214 पर यह लिखा है कि वर्ष 1815 में कैरपुए ने भारत के तरीके से ही नाक की सर्जरी की थी। यह तरीका उन्होंने भारत से सीखा था। अपने रिसर्च के दौरान हमें और कई दिलचस्प जानकारियां मिली। डॉक्टर BR सुहास ने अपनी किताब में लिखा है कि वर्ष 1782 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। इस किताब के मुताबिक टीपू सुल्तान ने कुछ अंग्रेज सिपाहियों को युद्ध में बंदी बना लिया। टीपू सुल्तान ने इन सिपाहियों की नाक और एक हाथ कटवा दिए। इसके बाद इन अंग्रेज सिपाहियों ने एक भारतीय सर्जन से मदद ली।
इस भारतीय सर्जन ने सर्जरी करके इन अंग्रेज सिपाहियों की नाक को फिर से जोड़ दिया। सर्जरी के दौरान 2 ब्रिटिश सर्जन्स थॉमस क्रूसो और जेम्स फिंडले ने इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ध्यान से देखा। इन्होंने पूरी सर्जरी के चित्र बना लिए और पूरी प्रक्रिया को नोट कर लिया। मद्रास गैजेट में भी इस स्पेशल सर्जरी पर एक आर्टिकल छापा गया था। इसके बाद एक ब्रिटिश सर्जन जोसेफ कैरपुए भारत आए। वो 20 वर्षों तक भारत में ही रहे और उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के बहुत सारे तरीके यहां से सीखे। वर्ष 1815 में उन्होंने इंग्लैंड में पहली बार सफल प्लास्टिक सर्जरी की। वैसे भारत के महान आचार्य सुश्रुत को दुनिया का पहला सर्जन कहा जाता है। अपने ग्रंथ सुश्रुत संहिता में उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का जिक्र भी किया है। प्लास्टिक सर्जरी को उस वक्त शल्य चिकित्सा कहा जाता था। आचार्य सुश्रुत का जन्म कब हुआ इस पर मतभेद हैं, लेकिन यह कहा जा सकता है कि करीब 2500 वर्ष पहले उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत की थी। पश्चिमी देशों ने हमेशा हमारे देश को सपेरों और जादूगरों का देश कहकर बदनाम करने की कोशिश की। उस दौर में उन्होंने भारत के योगदान को कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब पूरी दुनिया हमारे देश की बौद्धिक क्षमता का लोहा मानती है, इसे स्वीकार करती है। अब आने वाले वक्त में विश्व गुरु बनने के लिए हमें सबसे पहले अपनी इन्हीं प्राचीन शक्तियों को पहचानना होगा और इन्हें पूरा सम्मान देना होगा।